Hello students, in previous video we are taking some introductory session of this chapter and we are comment on the Aristotle thought which are found to be wrong today. But whom experimental results make the Aristotle thoughts wrong? Okay, so this is the Galileo's experiment who said that whatever is said by the Aristotle that is a not complete statement. Okay, so first of all, we are trying to understand what is the Galileo's experiment. Okay, so to study the motion of the object on inclined plane, Galileo performed the two experiments. So here Galileo performed the two experiments which are did on the motion object on the inclined plane. यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा जो मोशन कर रहा है वो क्या कर रहा है भाई इंक्लाइन प्लेन पे यानी कि स्लोप पे मोशन कर रहा है और उसके लिए उसने दो टाइप के कुछ अरेंजमेंट लिया था. ओके, द फर्स्ट अरेंजमेंट इज दैट ही इज मेकिंग द स्लोप ओके एंड ट्राई टू अलाउ अ सर्कुलर अदरवाइज बॉल टाइप का कोई ऑब्जेक्ट होगा दैट अलाउ फ्री टू फॉल. ओके, पर फ्लोर कहाँ पे होगा स्लोप के अकॉर्डिंगली होगा सर बराबर. सो एज पर द फिगर ही अरेंज द टू प्लेन एट द सेम इंक्लिनेशन एंड अलाउ द स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट टू मूव अलोंग द इंक्लाइंड फॉलोअर वेयर हिज ऑब्जर्वेशन बराबर. तो उसने क्या किया ऑब्जेक्ट को अलाउ किया कि चलो अपने आप करो अंदर और फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया. व्हाट ऑब्जर्वेशन? अ स्फीयर मूविंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन है एक्सेलरेटेड मोशन है हिज वेलोसिटी इंक्रीज. तो उसने देखा यहाँ पे तो इनिशियली स्टेडी था, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती थी, इंक्रीज होती जा रही थी अंदर. जैसे जैसे हाइट बढ़ाता गया तो लास्ट टाइम पे उसको यहाँ पे जो स्पीड का कंटेंट मिल रहा था वो हर बार क्या मिल रहा था ज्यादा मिल रहा था. जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा वेलोसिटी मिल रहा था. यानी कि यहाँ पे प्रूव क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे उसका मोशन क्या होगा भाई एक्सेलरेटेड मोशन होगा. और उसका ही उल्टा सोचा उसने अंदर कि जब स्फीयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ऑन द इंक्लाइन पे देन देयर इज अ रिटार्डेशन मोशन और उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी भाई डिक्रीज होती जाएगी अंदर बराबर. फॉर स्फीयर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इट्स intermediate condition. From this Galileo concluded that a body moving on a frictionless horizontal surface there is no acceleration or retardation, hence concluded that the body will continue motion with the constant velocity. और उसने क्या किया कभी एक कांस्टेंट एक वेलोसिटी का धक्का दे दिया अंदर और फिर उसने देखा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या देखने को मिलता है तो ये बॉल ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से मोशन करता उसको दिखा अंदर. समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे बोला है कि द स्फीयर मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज द इंटरमीडिएट कंडीशन किसकी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेशन मोशन की. इसलिए यहाँ पे गैलीलियो ने क्या बोला अंदर कि जब वो हॉरिजॉन्टल पर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मोशन करता होगा तो ना एक्सेलरेशन लगेगा ना उस पर रिटार्डेशन लगेगा अंदर बराबर. वो जो मोशन में अपनी मोशन कर रहा था वो ही अपना क्या करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना मोशन कंटिन्यू करेगा अंदर. समझ में आ रहा है? और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि दो स्लोप को कंबाइन करने का ट्राई किया. पहले उसने क्या किया कि ये स्लोप का जितना एंगल था हॉरिजॉन्टल का उतना ही एंगल का यहाँ पे रखा और फिर उसने क्या किया कि डिफरेंट हाइट पे से बॉल को फ्री फॉल अलाउ किया. तो उसने देखा कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस थी तो यहाँ पे जब बॉल को अलाउ किया गया तो बॉल ने दूसरी साइड पे भी ऑलमोस्ट वही हाइट थी जो हाइट से उसे छोड़ा गया था अंदर. और ज्यादा ली तो और ज्यादा गया अंदर. समझ में आ रहा है बराबर. फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या सोचा ये स्लोप तो वही का वही रखा पर ये वाला स्लोप थोड़ा उसने कम कर दिया बराबर. और यहाँ पे फिर से सेम सिचुएशन को रिपीट किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी बॉल ने ऑलमोस्ट सेम हाइट अचीव की जो पहले थी पर केस में क्या हुआ कि यहाँ पे उसका ट्रैवल डिस्टेंस थोड़ा क्या हो गया बढ़ गया स्लोप के अंदर. समझ में आ रहा है? और फिर तीसरा केस उसने क्या सोचा अंदर कि भाई चलो स्लोप तो वही था पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखो तो यहाँ पे बॉल है ना बहुत लंबे देर तक उसने अपना मोशन क्या रखा भाई चालू रखा अंदर बराबर. तो यही चीज सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया समझाने का ट्राई किया अंदर बराबर. तो हम फटफट स्टेटमेंट खाली रीड कर लेते हैं कि व्हेन द बॉडी इज अलाउड फ्रॉम वेस्ट टू मूव ऑन अ स्लोप its velocity increases and on the opposite slope its velocity is decrease. यानी कि यहाँ से इंक्रीज होती रहेगी पर जैसे ही वो दूसरे स्लोप पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी अब धीरे धीरे वही रेट से क्या होगी भाई डिक्रीज होगी अंदर. If both plane are making smoother then height attained on the second plane will be equal to the height of the first plane from where it was dropped. तो यहाँ पे अगर दोनों प्लेन को यानी कि दोनों स्लोप को एकदम स्मूदर बनाए होंगे अंदर तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से जितनी हाइट आपने रिलीज किया होगा सेकंड प्लेन पे ऑलमोस्ट वो वही हाइट क्या करेगा भाई अचीव करेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? नेक्स्ट थिंग
in ideal condition when there is no friction, बराबर, then height attained by the ball will always equal to the initial height, बराबर। भले हमने फ्रिक्शन लेस लिया है पर कभी भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, थोड़ा तो रहता है। तो यहाँ पे मैं हर बार इसलिए वर्ड यूज का ऑलमोस्ट, बराबर, एक्जेक्टली नहीं पर ऑलमोस्ट। नेक्स्ट कि when slope of the second plane is kept less and ball is released from the certain height from the first slope to attain the similar height ball has to cover the more distance, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ से किया तो वहां पे भी बॉल ने पे हाइट तो सेम अचीव की पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके लिए अंदर, समझ में आ रहा है। बट इफ द सेकंड इंक्लाइन इज रिड्यूस टू जीरो, यानी कि उसको हॉरिजॉन्टल बना देंगे तो बॉल बाय इंफिनिटी तक क्या करेगा, ट्रैवल करता ही रहेगा अंदर, बराबर। दिस मीन्स दैट मोशन विल कंटिन्यू फॉर एवर विथ एन आइडियल सिचुएशन, यानी कि आइडियल सिचुएशन में बोल सकते हैं मोशन अपने आप क्या रह रहा है भाई, कंटिन्यू का कंटिन्यू रह रहा है अंदर, बराबर। सो इन प्रैक्टिस कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द बॉल इज नॉट पॉसिबल, बट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस बॉल विल बी स्टॉप। Force opposing the motion is the frictional force which cannot be totally eliminated. तो एक्चुअल में रियलिटी के साथ कंपेयर करें तो होता क्या है कि भले वो दूर तक जाएगा पर एक टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसका बेसिक रीजन क्या है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है जिस भी बॉडी के कॉन्टेक्ट से, तो उस पर हर बार क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन को हर बार क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज होते होते एक बार क्या हो जाएगा, इसीलिए हम स्मूथ सरफेस दे दें, अगर रफ सरफेस होती तो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाता अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि एरिस्टोटल से गैलीलियो ने डिफरेंट क्या बोला अंदर कि इफ यू मेक योर ऑब्जेक्ट टू मूव यूनिफॉर्म मोशन इन अ यूनिफॉर्म मोशन, बराबर, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना मोशन कंटिन्यू रखना चाहता है, तो उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअल में अंदर, बराबर। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जरूरत पड़ रही है अकॉर्डिंग टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, बराबर, क्योंकि हम डे में तो देखते हैं, हमारी रूटीन में तो हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट तो अपने आप स्टॉप हो जाए, तो एक्चुअल में वहां पे क्या होता है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स जो प्रेजेंट होता है वो आपके मोशन को अपोज करता है। तो आप क्या करो भाई, इंजन से फ्रिक्शन फोर्स का बैलेंस फोर्स मोशन की डायरेक्शन में दे दो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि इंजन से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना वो अगर फ्रिक्शन फोर्स जितना ही होगा अंदर, बराबर, तो आपका यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगा, जीरो। तो आपका जो व्हीकल है वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रखेगा भाई, मेंटेन रखेगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कहना, बराबर। तो गैलीलियो ने बस यही चीज बोली कि मोशन कंटिन्यूस रखने के लिए हमको फोर्स की जरूरत नहीं है अंदर, बट हमको फोर्स की जरूरत क्या है कि जब मोशन कंटिन्यू रखना है तो उसको अपोजिट में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसकी मोशन को अपोज करने वाला, उसको बैलेंस करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमारी कार क्या होती है, फर्स्ट सेकंड में कम माइलेज देती है, जबकि हायर स्पीड पे क्या होगी, ज्यादा एवरेज देती है कि नहीं देती, क्योंकि वहां पे क्या है, ऑलरेडी मोशन में तो है ही अंदर, तो वहां पे आपको फ्रिक्शन जो ऑफर होगा वो कम होगा कंपेयर टू जब वो स्टेशनरी होगा अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना बात, यस और नो। नेक्स्ट थिंग आती है कि बाय स्टेट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी एट द रेस्ट एंड बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे बोला क्या गया है, एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में है भाई अंदर, और दूसरी क्या है, मूव कर रही है, पर कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये दोनों को मैं, ये दोनों का जो स्टेट है उसको मैं सेम कैसे, किस टर्म्स में बोल सकता हूँ, यानी कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस टू स्टेट, बराबर। तो सीधी सी बात करें कि पहले वाले केस में वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, क्योंकि जीरो की जीरो ये रेस्ट में था, बराबर। तो सीधी सी बात है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है भाई, नहीं लग रहा है, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या है भाई, जीरो है, और कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अंदर, बराबर, तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई, जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, चेंज इन द वेलोसिटी, बराबर। पर यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो फोर्स भी क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, कितना हो गया अंदर, बराबर है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं अंदर कि अगर हम मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो वहां पे इंजन से प्रोड्यूस होता जो फोर्स होगा अंदर, या तो फिर उसका जो भी सिस्टम होगा अंदर, बराबर, वो हर बार किसको बैलेंस करेगा, एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करेगा अंदर।
तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो आपको रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो ही मिला ना अंदर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट और रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन एक ही चीज है, वो क्या है कि वे दोनों पे एग्जर्ट होते रिजल्टेंट फोर्स जीरो है अंदर। क्या है? जीरो है अंदर, बराबर। तो यही चीज सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, तो फटाफट रीड करके हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। सो इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर, देन बॉडी और ये जो फोर्स होगा वो अगर आप जो बॉडी मोशन करे उसकी डायरेक्शन में लगाओगे अंदर, देन the net force on the body will become the what? Zero. Hence body will continue motion with the constant velocity. और दूसरी बात, when body is at the rest, resultant force acting on it again is zero. बराबर। Thus, when the body is rest or move with a constant velocity, both situation we can consider the equal because in both case the whatever resultant force acting on them is what? Zero अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर सबको? यस और नो, बराबर। अब मेन चीज है क्या अंदर, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आपको समझाया गया अंदर कि व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, देन बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट द रेस्ट एंड बॉडी इन द मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस प्रॉपर्टी विल बी टर्म्ड एज द व्हाट? इनर्शिया। और इसको ही हम क्या बोलते हैं भाई? इनर्शिया बोलते हैं अंदर। क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं अंदर। क्योंकि यहाँ से हमको पता चला कि अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे या तो फिर आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो बोल रहा है अंदर, बराबर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट रहेगी और रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, बराबर। तो यही प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट की है कि जब भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो लगती है या तो रिजल्टेंट फोर्स उसका जीरो बन जाता है तो वो रेस्ट का रेस्ट में रहेगा या तो फिर मोशन अपना कंटिन्यू रखेगा। ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी उसको हम उसका क्या बोलते हैं भाई? इनर्शिया बोलते हैं अंदर, बराबर। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इज कॉल्ड द इनर्शिया। दूसरी लैंग्वेज में बोला थे तो ये इनर्शिया ही है जो हर बॉडी को अपना स्टेट ऑफ मोशन बदलने से क्या करती है भाई? एक बार रोकने का ट्राई करती है अंदर, बराबर। आप एक पेन को इजीली उठा के दूसरी जगह रख सकते हो पर आपकी वॉल को रख सकते हो, क्यों? क्योंकि वॉल का इनर्शिया ज्यादा है कि नहीं अंदर? समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। यानी कि जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना वो ज्यादा अपोज करेगा अपनी मोशन की कंडीशन चेंज करने के लिए अंदर। समझ में आ रहा है? एंड मास ऑफ द बॉडी इज जनरली मेजर ऑफ द इनर्शिया। और वो क्यों है आप समझ गए? क्योंकि जो बड़ी बॉडी होगी उसका मास ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है उसको मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ी लेके नहीं आने का, क्योंकि हमारा गाड़ी का जितना मास बढ़ेगा, इनर्शिया बढ़ेगा, उतना आपका पेट्रोल भी ज्यादा बढ़ेगा अंदर, तो आपको माइलेज कम मिलेगा। एक तो देखो बड़ी गाड़ी लाए तो उसकी कॉस्ट तो ज्यादा है ही अंदर, बराबर, और साथ में क्या हुआ? एवरेज भी आपको कम मिला, माइलेज भी कम मिला, तो फायदा क्या हुआ उसको लाके अंदर, बराबर। हमको तो भाई एक जगह से दूसरी जगह पे तो हमको तो कॉस्टली पड़ा ना, इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा आएगा, पेट्रोल भी ज्यादा खाता है अंदर। समझ में आया? इसलिए हमको हर बार बजट सेगमेंट के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि जो एडवर्टाइज है उसके हिसाब से चलना चाहिए अंदर, बराबर। सो बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स कंडीशन एट द रेस्ट और इन दी मोशन इट्स ओन। यानी कि कोई भी बॉडी अपने आप कभी भी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी, वो तभी करेगी जब उस पर कोई ना कोई क्या होगा भाई? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? यस और नो? Now we are talking about the Newton first law of motion. एक्चुअल में है क्या कि the inertia law is given by the Galileo that is directly copied by the Newton by adding the word force, बराबर। उसने खाली फोर्स वर्ड ऐड करके ये अपना लॉ बना दिया। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया वाज द बेसिस ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर वो रेस्ट होगा तो रेस्ट में कंटिन्यू रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यूनिफॉर्म में कंटिन्यू रहेगा अंदर, बराबर, अनलेस कंपेल्ड बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज, बराबर। यानी कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये चीज रहेगी, लगा तो बदल देगा अंदर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज
a body at the rest or motion of the body moving with the constant velocity both represent the zero acceleration। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, एक का जीरो तो जीरो है, एक का कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही अंदर, तो फिर एक्सेलरेशन तो जीरो मिलेगा ना अंदर, बराबर। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो इन टर्म्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट द फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी which can bring a body at rest into the motion and which can change the velocity of the body, बराबर। यानी कि अगर आपको कोई रेस्ट बॉडी को मोशन में लाना है या तो फिर कोई मोशन बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस लाना है, तो आपको फोर्स नाम की फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी ही पड़ेगी अंदर, बराबर। सो इन शॉर्ट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। और अगर इसको और सिंप्लीफाइड टर्म में बोले तो भाई आपने रेस्ट को मोशन में लाया, यानी कि जीरो वेलोसिटी को वेलोसिटी में लाया, तो आपने अल्टीमेटली किया क्या भाई, एक्सेलरेशन दिया कि ना दिया अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे उसको और भी मिनिमाइज कर देते, पर आपको कोई स्टेटमेंट तो यही वाला लिखना है, ये वाला खाली एक्सप्लेनेशन के लिए अंदर। From Newton's first law, magnitude of the force cannot be known and this is its limitation। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है कि it is only gives the definition of the force but it does not give its magnitude information। यानी कि उसके लॉ में ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसका मैग्नीट्यूड कह पाए अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला गया कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स एक्ट ऑन इट। तो हम ये चीज ऑलरेडी समझ गए, फिर भी हम एक एग्जांपल से उसको समझने का ट्राई करें कि एक बॉडी है यानी कि बुक है, वो टेबल पे लाई कर रही है अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में रेस्ट कंडीशन में ही है, पर एक्चुअल में उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से लगेगा। एक्चुअल में दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट फोर्स से लगेगा ही लगेगा अंदर, पर अगर वो कहीं पे भी स्टेडी है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने एक फोर्स होना चाहिए, और ये फोर्स को क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन, या तो नॉर्मल फोर्स बोलो, रिएक्शन फोर्स बोलो, बराबर। उसका एक एग्जांपल में देके समझाओ कि आप चेयर पे बैठे हो तो आपका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेयर को लग रहा है, पर चेयर अगर उतना ही फोर्स आप पे लगाएगी तब भी आप चेयर पे स्टेशनरी बैठ पाओगे ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन ऑफ स्टेट कब तक मेंटेन कर पाएगा, जब तक उससे एग्जर्ट होता रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा अंदर, बराबर। पर अगर आप यही चेयर की जगह, वुडन चेयर की जगह अगर आप थर्मोकोल की चेयर पे भूल से बैठते हो तो आप ही बोलो क्या होगा, गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल की चेयर के अंदर इतना पावर नहीं है कि वो इतना रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर पाए जो आपके वेट फोर्स को बैलेंस करा दे, समझे कि ना समझे अंदर, बराबर। तो यही चीज है। और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो भी उसको वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, इसीलिए हमारी गाड़ी ज्यादा ऊंची नीचे नहीं होती अंदर, और इसीलिए जितनी अच्छी पावरफुल गाड़ी बनानी हो ना उसको उतना हैवी बनाना पड़ता है। उसका रीजन क्या पता चल गया, बराबर। अगर उसको हैवी नहीं बनाओगे तो फिर गाड़ी को क्या होगा भाई, अपर रिएक्शन फोर्स ज्यादा मिला या तो फिर वेट का हुआ, तो उसकी वजह से गाड़ी में कभी भी आप बैलेंसिंग का उछल कूद करेगी, जैसे हमारी एक्टिव बस करती है थोड़ी थोड़ी, समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। अगर कोई गाड़ी मोशन तो उसमें भी ये दो फोर्स तो लगते हैं, पर साथ में मोशन क्या फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और उतना फोर्स इंजन क्या करता है, आगे की डायरेक्शन में लगाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अपने आप करेगा अंदर। समझ में आया कि नहीं आया सबको यहाँ पे, बराबर है। नेक्स्ट चीज बोला गया अंदर कि एक्सप्लेन फॉर कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो हमने अभी समझ लिया कि यहाँ पे वेट फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्राउंड की वजह से अपर डायरेक्शन में लगेगा, और वो जो डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा, पे बैलेंस करेगा उसको अंदर, बराबर। तो यहाँ पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म बोला गया है, तो सीधी सी बात है इंजन से प्रोड्यूस होता फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा और वेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया कि ना हो गया अंदर, बराबर। स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको वही के वही पॉइंट मिलेंगे, पर थोड़े मैथमेटिकल फॉर्म में मिलेंगे, एक्सेलरेशन के टर्म्स में। हमने फंडामेंटल में बात की अंदर, बराबर। नेक्स्ट चीज बोली गई कि वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस एंड व्हेन बस इज सडनली स्टार्ट वी आर थ्रोन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। हम क्या होता है कि पीछे की ओर धक्का हमको लगता है, तो एक्चुअली में रीजन क्या है कि ये सब इनर्शिया का खेल है। इनर्शिया क्या बोलती है कि जब तक उससे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो फिर भी वो ट्राई करेगी अपने स्टेट में रहने के लिए, जितना अपोज होता है उतना अपोज करने का ट्राई करेगा। तो हम अपने लेग का और अपर बॉडी का बात करते, तो अपर बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है और हमारे लेग का
इनर्शिया थोड़ा कम है। और दूसरा पॉइंट, हमारा लेग जो होता है वो बस के फ्लोर के साथ अटैच होता है। तो होता क्या है कि जब बस रनिंग में आएगी अंदर, तो हमारा जो लेग है उसके साथ कांटेक्ट में और उसका इनर्शिया कम है, तो वो तुरंत ही उसके साथ मोशन में आ जाए। पर हमारा बॉडी का अपर पार्ट है उसका, जिसका इनर्शिया जाता है, वो मोशन का अपोज करने का ट्राई करेगा अंदर। उसकी वजह से बस आगे जाएगी तो आपको झटका लगेगा, पीछे लगेगा। फिर होता क्या है कि हमारी बॉडी से इनर्शिया की वजह जितना प्रोड्यूस होता फोर्स है वो गाड़ी के फोर्स के साथ इतना ज्यादा डील नहीं कर पाता अंदर, बराबर। उसमें गाड़ी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, फिर आपकी बॉडी अपने आप वो मोशन को क्या करती है, प्रोसेस कर लेती है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट? हाँ कि ना, बराबर। और यही चीज तब भी होती है जब आप ब्रेक मारी जाती है। अब ऑलरेडी आपकी बॉडी मोशन में, तो वो क्या करेगी, मोशन स्टेट में रहने का ट्राई करेगी अंदर, बराबर। पर ब्रेक मारने की वजह से हुआ कि गाड़ी तो स्टॉप होगी, तो आपको आगे की ओर धक्का लगेगा अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। तो आज हमने क्या किया, गैलीलियो का इनर्शिया का लॉ समझा और साथ में न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझा, जो हमको क्या देता है भाई, फोर्स की डेफिनेशन देता है और इनर्शिया का कंसेप्ट अच्छे से समझाता है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे हम हमारा जो सेशन है ये एंड करते हैं अंदर। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के जो सेकंड और थर्ड लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।